हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम। ये क्लास 10th के लिए है। उसमें हमारा एक टॉपिक आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के अंदर हमारा एक फर्स्ट टॉपिक आता है नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या होता है नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है और क्या उसके अंदर उसके टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नर्वस सिस्टम जो क्लास 10th के लिए HBSE और CBSE बोर्ड में आता है। नर्वस सिस्टम, जहाँ भी सिस्टम की बात आती है पहले वहाँ पे क्या होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब इकट्ठा होकर उसमें एक काम करती, कोई भी एक फंक्शन है जो वो कोलैबोरेटिव फंक्शंस जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन्स जुड़कर नर्वस सिस्टम का प्रोडक्शंस करते हैं। तो सिस्टम में क्या क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Nervous system is a complex network of the nerves and cells that carry messages to and from the brain and spinal cord to various part of the body। पहले हम एक बार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी है जो उस बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रही हैं, वो एक फंक्शंस ऐसा नहीं है कि वो सभी फंक्शंस अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी फंक्शंस कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ में एडजस्टेड चलते हैं। जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में जो हम O2 ले रहे हैं वो डाइजेशन में काम करती है, वो यूज होती है। तो डाइजेशन का प्रोसेस है रेस्पिरेशन के बिना नहीं होगा। रेस्पिरेशन में हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डाइजेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो वो जो चीज़ें चल रही हैं उससे जितना भी वेस्ट निकलता है उसको किडनी, हमारा जो किडनी है वो फंक्शन करके उसको रिमूव करती है आउटसाइड द बॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको ब्लड वास्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। तो पूरी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना, ये कौन करता है, ये काम किया जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। और नर्वस सिस्टम कैसा सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व हैं जो क्या करती है, मैसेज को लेकर जाती हैं फ्रॉम द ब्रेन और फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से लेकर पूरी बॉडी के पार्ट्स तक। तो पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं मैसेज को, और मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं, ब्रेन से बॉडी को लेकर आती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस नर्वस सिस्टम के थ्रू किया जाता है और जिसमें क्या हमारी नर्व सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती हैं, क्या इनकी मैनिंग्स होती हैं, उसके बारे में। The proper functioning of these nerves ensures that each organ system, such as the cardiovascular, gastrointestinal, and immune system, can adequately communicate with one another। ये वही बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है, हार्ट है, ब्लड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम है कि RBC हैं, WBC हैं, हमारा प्रोटेक्ट कैसे कर रही हैं हमें, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वायरस है, बैक्टीरिया हैं, वो सब आ रहे हैं, वो कैसे किल कर रही हैं, इम्यून सिस्टम कैसे एक्टिव रहता है, कैसे बूस्टअप होता है। तो उन सबको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है और हमारी बॉडी को यही रेगुलेट करता है। इसलिए इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है कि इन सभी को आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना और बॉडी को कंट्रोल में रखना प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो वो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो जो करता गुण है नर्वस सिस्टम। अब हम इसमें देखते हैं कि नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या देखना है। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम इंक्लूड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज द PNS, और इसके साथ एक हमारा आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS जिसको हम बोलते हैं। CNS के अंदर क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये फुल फॉर्म एब्रिविएशन इनकी याद रखना कि CNS को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किससे मिलकर बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, CNS बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी वेन्स ये निकलती हैं, हमारी नर्व्स निकलती हैं, हमारे ऑर्गन्स तक जाती हैं, बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती हैं, उनको हम बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसके अंदर क्या आता है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी आता है, जिसको हम ANS भी बोलते हैं, ऑटोनोमिक ANS। तो कई जगह इनको अलग अलग सिस्टम करके भी दिखाया जाता है कि CNS, PNS और ANS।
जबकि एएनएस क्या आता है, पीएनएस के अंदर ही आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी आता है। तो इनकी डेफिनेशन हम आगे देखते हैं क्या है। तो ये देखो इसका डायग्रामेटिकली व्यू है, फ्लो चार्ट है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जिसमें सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पीएनएस में क्या आता है, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आते हैं फिर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इनका फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या होता है, ये चीज़ आपस में कंफ्यूजन ना हो कि ब्रेन को आप कहीं एएनएस में रख रहे हो, पीएनएस के अंदर आप सिंपैथेटिक को रख रहे हो, तो किस तरीके से है। सीएनएस में हमारी दो ही चीजें थे, सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कोड। पीएनएस के अंदर एएनएस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और सोमैटिक में आती है हमारी सेंसरी मोटर नर्व्स फाइबर्स आते हैं। तो यहाँ देखो एक बार और, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेट विद द इंटरनल ऑर्गन्स एंड द ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके साथ और बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके साथ जो नर्वस सिस्टम काम करता है दैट इज द ऑटोनोमिक, जो अपने आप काम करते हैं। तो उसमें दो तरीके के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये हम आगे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या सिंपैथेटिक होता है और क्या पैरासिम्पैथेटिक होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सोमैटिक ऑर्गन्स होते हैं कम्युनिकेट विद द सेंस ऑर्गन्स एंड द वॉल्यूंटरी मसल्स। यहाँ पर इनवॉल्यूंटरी थी, यहाँ पर क्या होती है, वॉल्यूंटरी मसल्स जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो उसमें भी दो टाइप होते हैं, सेंसरी मोटर और मिक्स टाइप आता है। तो सेंसरी में क्या होती है, एफरेंट नर्वस सिस्टम होता है जो इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को ब्रेन तक लेकर आता है, और जो ब्रेन से लेकर जाता है दैट इज द मोटर, जो इफेक्टर के पास लेकर आता है उसको तो इफरेंट नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको। तो हम आगे इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे पता चलता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन की। तो आपके लेवल के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनका दूसरा नाम होता है प्रोन्जेनसेफलॉन, मीजेनसेफलॉन और रोम्बोनसेफलॉन। जहाँ भी सेफलॉन वर्ड आ जाता है वो ज़्यादातर ब्रेन से रिलेटेड होता है। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, सेरिब्रम, डाइनसेफलॉन। डाइनसेफलॉन को डिवाइड किया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अंदर। तो इनका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन के कौन से पार्ट हैं, सेरिब्रम, डाइनसेफलॉन। डाइनसेफलॉन के फिर 2 पार्ट हैं, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन और मेसेंसेफलॉन, इसके 2 पार्ट हैं, सेरिब्रल पेडिंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इनकी स्पेलिंग और इनकी जो नेमिंग या प्रोनाउंसिएशन है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सेरिब्रल पेडिंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन और द रोम्बोनसेफलॉन, इसके 3 पार्ट्स हैं, पोन्स वेरुलाई, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पर जो है वो सेरिबरम है, इनकी इस पर डिफरेंस होता है, और यहाँ पर जो है वो है सेरिबेलम। तो ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इनका डिवीजन कैसे है कि ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट, सेरिब्रम, डाइनसेफलॉन। डाइनसेफलॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेरिब्रल पेडिंकल एंड द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोन्स वेरुलाई, सेरिबेलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये इसके आपके लेवल पे सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन किस किस पार्ट में कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स हैं। तो ये है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक डायग्रामेटिकली व्यू है, वो आपको अच्छे से समझाएंगे, तब आपको अच्छे से दोबारा एक बार रिवाइज करके देखना वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर भी क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पहले न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। जब हम पहले से कह रहे हैं कि नर्व सेल्स होती हैं, तो उसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, फिर हमको चीजें समझ में आएंगी। तो जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की दैट इज द न्यूरॉन्स, is a specialized conductor cell that receive and transmit the electrochemical nerve impulse between the brain and the rest of the nerve system. न्यूरॉन्स बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन। फंक्शन क्या होता है इसका कि कंडक्टर सेल की तरह काम करती है, जो रिसीव भी करती है, ट्रांसमिट भी करती है इंपल्स को, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करती है। किस फॉर्म में ट्रांसमिट करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में।
नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और उसके पार्ट्स हैं जो नर्वस सिस्टम के, वहां तक इलेक्ट्रोकेमिकल वे में ये रिसीव भी करती है मैसेज को और ट्रांसमिट भी करती है। तो हम अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी व्यू कैसा है। ये देखो, एक सेकेंड, ये है, ये देखो मेन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ये होती है इसका डेंड्राइट स्ट्रक्चर, ये होते हैं एक्सॉन्स, और ये फिर क्या आ जाते हैं इसके एक्सॉन के टर्मिनल्स। तो डेंड्राइट्स में क्या होती हैं, सेल बॉडी और इसके अंदर न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस और सेल बॉडी दो पार्ट होते हैं डेंड्राइट्स के। जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक ये इम्पल्स वाला पार्ट होता है जो एक नर्व इम्पल्स इसके थ्रू कंडक्ट होते हैं जीवान सेल्स जो बनाती हैं, और एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स दिखा रखी हैं, ये क्या होती हैं, सचिवान सेल्स होती हैं और जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। साइनेप्स क्या होता है कि एक न्यूरॉन्स जब दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ता है तो इसके एक्सॉन टर्मिनल्स आगे इसके डेंड्रॉन्स, मतलब अगर दूसरा बात करते हैं हम न्यूरॉन्स की, तो इसके डेंड्रॉन्स क्या करते हैं, इस एक्सॉन के टर्मिनल्स के साथ में जुड़ते हैं, तो उस लोकेशन को बोलते हैं साइनेप्सिस। तो यही कहा है कि साइनेप्सिस को दिखाया गया है कि ये जुड़ा हुआ है आगे डेंड्रॉन्स के साथ में। इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है वहां पर। प्री साइनेप्टिक एक्सॉन मतलब ये एक्सॉन का पार्ट जो पहले है, प्री होता है पहले, साइनेप्सिस से पहले एक्सॉन जो है दैट वंस, उसके अंदर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर नीचे क्या हो जाता है, फिर दूसरा एक्सॉन जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं, डेंड्राइट्स। तो यहाँ पर जो ये व्यू दिखाया आपको, ये है यहाँ पर साइनेप्सिस, ये जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। तो इस स्पेस को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर पॉइंट्स में ये दिखा रखा है इस तरीके से, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती है। और हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या होता है। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ए सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल न्यूक्लियस होता है, उसके जो डिमार्केशंस अलग अलग थी वो क्या होती हैं, डेंड्राइट्स होती हैं, और पीछे क्या है, एक्सॉन होता है। द सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस which control the cellular activities and control the genetic material। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर कंटेन करके रखता है और उसको कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म की जाएंगी। अब बात आती है डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या होती है, ब्रांच प्रोजेक्शंस होते हैं दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करने के लिए हेल्प करते हैं डेंड्राइट्स। Electrical signals travel down a long and thin process known as axon। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए, एक्सॉन्स के अंदर जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है, साइनेप्सिस के अंदर जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक्सॉन के थ्रू जाएगा। वो कैसे जाएगा, ट्रेवल डाउन ए लॉन्ग एंड थिन प्रोसेसेस विच एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जाएगा वो एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाएगा। एक्सॉन से तक जाकर एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाकर वो क्या करेगा, सिग्नल की अब केमिकल की फॉर्म में आएगा। मोर कॉमनली रेफर टू एज द न्यूरोट्रांसमीटर, जो सिनेप्सिस के अंदर आता है कि एक के एक्सॉन्स टर्मिनल्स जो हैं वो दूसरे के डेंड्राइट्स के साथ जहां जुड़ते हैं वहां पर मैसेज को वो वहां तक ट्रांसमिट करते हैं केमिकल्स की फॉर्म में, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ट्रेवल फ्रॉम द न्यूरॉन्स थ्रू ए स्पेस नोन एज द साइनेप्स। उस साइनेप्स के थ्रू क्या करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर, इंफॉर्मेशन जो होता है उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। ये है न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू द ब्रेन। सेंसरी क्या करता है कि जो टिश्यू है वहां पर जो स्टिमुलस आया है वहां से लेकर उसको ब्रेन तक लेकर जाने का काम करता है, ये होता है सेंसरी। Whereas the motor neurons carry the signals from the brain to the other nerves, muscles और glands।
ब्रेन से सिग्नल लेकर आता है उस इफेक्टर ऑर्गन्स तक, उसको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन्स। और थर्ड क्लास जो होती है न्यूरॉन्स की इंक्लूड्स द इंटर न्यूरॉन्स, इन दोनों को जोड़ने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ बीच में, उनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, सेंसरी, मोटर और द इंटर न्यूरॉन्स, जो उसको जोड़ते हैं। ये देखो, ये है सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या करता है कि जो इफेक्टर ऑर्गन्स है उससे जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक लेकर जाता है, और ब्रेन से फिर वो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को लेकर आता है, और इनको जोड़ने का जो काम करता है वो होते हैं इनके इंटर न्यूरॉन्स। यही है इसके अंदर, ये है इसके डेंड्राइट्स, ये एक्सोन है इसका, ये सेल बॉडी है यहाँ पर, और ये एक्सोन के टर्मिनल्स हैं, ये दूसरे उसका डेंड्रॉन्स है, दूसरे यहाँ पर क्या हो जाता है, सिनेप्सिस हो जाता है। ये जो जोड़ है इनका यहाँ पर, ये स्पेस है जो इसके अंदर, और ये क्या करते हैं फिर आगे एक्सोन है, ये नेक्स्ट का डेंड्रॉन्स है, उसकी सेल बॉडी के साथ फिर ये अटैच होता है, और फिर ये क्या होता है इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है, और ये फिर क्या है इसके एक्सोन के टर्मिनल्स हैं, जो यहाँ पर टिश्यू होगा तो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इंफॉर्मेशन को टिश्यू से ब्रेन तक लेकर आते हैं सेंसरी, ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेकर जाते हैं मोटर, और उन दोनों को कंजक्शन करवाने का काम करता है इंटर न्यूरॉन्स। ये इसके क्या है, फंक्शन होते हैं। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर। अब माइलिन शीथ के बेसिस पर भी 2 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। माइलिन शीथ जो हमने इसके अंदर बात की है, ये जो शीथ यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, ये होते हैं माइलिनेटेड शीथ, जो एक्सोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। Myelin sheath insulate neurons and is continuous along the axonodendrites except at the nodes of Renwire. Myelin sheath कैसी होती है, इंसुलेट होती है, इंसुलेशन का काम करती है। वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है उसके लिए इंसुलेशन का काम करती है, वहाँ उसको ट्रांसमिट नहीं होने देती है। वो सिर्फ कहाँ पर जाने देती है, नोड्स ऑफ रेनवायर के थ्रू वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है जो वो ट्रांसफर करता है। माइलिन शीथ किसकी बनी हुई होती है, माइलिन शीथ विच कंसिस्ट ऑफ द फैट एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शंस ऑफ टू द न्यूरॉन, प्रोपेगेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल्स एज इट ट्रेवल डाउन द एक्सोन। माइलिन शीथ जो होती है वो फैट और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, फंक्शन है ना माइलिन की। और इसके थ्रू क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो प्रोपेगेट करता है वन न्यूरॉन्स टू द अनदर न्यूरॉन्स बाय द एक्सोन्स। एक्सोन के ऊपर होती है माइलिन शीथ, तो डेंड्राइट से एक्सोन टर्मिनल्स तक तो क्या इन्फॉर्मेशन को जाना हो किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में जाती है, तो उसको वहां तक प्रोपेगेट करने का काम है जो वो माइलिन शीथ करती है। और सिग्नल की स्ट्रेंथ को ट्रेवल मेंटेन करके रखते हैं, स्ट्रेंथ होता है इसकी कितनी पावर है, और ये इसको एक्सोन टर्मिनल्स तक लेकर आती है। ये फंक्शन है माइलिन शीथ का। और कंपोजिशन क्या है उसकी, फैट एंड प्रोटीन। तो ये देखो 2 टाइप्स के हैं, तो एक्सोन जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, दैट आर द अनमाइलिनेटेड, और नॉन माइलिनेटेड भी होता है, ये ना स्पेलिंग याद कर लेना इसकी। और ये होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जिसके ऊपर माइलिन शीथ होती है। ये जो स्पेस है यहाँ पर, इस स्पेस को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये G1 सेल्स होती हैं जो इस माइलिन शीथ को फॉर्मेशन करती हैं, या फिर ये मलगालो की माइलिन शीथ है, उसका दूसरा नाम क्या है, G1 सेल है। और ये क्या है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है, यहाँ पर कोई भी इस तरीके की अलग से कवरिंग कोटिंग नहीं है। ये डेंड्रॉन्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, ये इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है। इस तरीके से ये 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शीथ। ये न्यूरॉन्स की एनाटॉमी हमने आपको बता दी, सिनेप्सिस इसके अंदर बता दिया है कि द स्पेस बिटवीन द डेंड्राइट्स ऑफ द वन एक्सोन एंड द एक्सोन टर्मिनल ऑफ द वन न्यूरॉन। ये देखो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड जो एक्सोन्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक में क्या बोलते हैं हम, आयंस होते हैं, ये कैटायन है और ये एनायंस है। तो फ्लो ऑफ आयंस, एनायन और कैटायन इन क्या करते हैं, उसको केमिकल की फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल की फॉर्मेशन करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। तो माइलिनेटेड है तो जहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवायर है वहाँ पर जो एक्सचेंज है, जो स्टिमुलस है वो इस तरीके से जाता है। ये इस तरीके माइलिन शीथ के बीच में क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है।
तो माइलिन सीथ में क्या करता है, इम्पल्स है इस तरीके से मूव करता है जंपिंग फॉर्म में और जल्दी से ट्रांसमिट हो जाता है। अनमाइलिनेटेड में क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल इस तरीके से चेंज करके जाता है। आगे वाली स्लाइड में आपका एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, इसके बारे में बताएंगे कि कैसे जाता है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लो कि माइलिन सीथ होने की वजह से यहाँ पर जो स्प्रेडिंग ऑफ डीपोलराइजिंग या फिर एक्शन पोटेंशियल है वो बहुत जल्दी होता है, या फिर जो स्टिमुलस है उसकी स्पीड जो होती है वो बहुत जल्दी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माइलिन सीथ। क्योंकि यहाँ पर जो अब एक्शन पोटेंशियल चेंजिंग है या फिर जो स्टिमुलस का मोमेंट्स है वो सिर्फ नोड्स ऑफ रेन वायर्स के थ्रू होता है और वो बहुत जल्दी होता है एज कंपेरिजन टू द अनमाइलिनेटेड एक्सोन। अनमाइलिनेटेड में तो एक्सचेंज है जो या फिर जो एक्शन पोटेंशियल है वो इस तरीके से चेंज होता है। तो ट्रांसमिशन हम यहाँ देखते हैं कि कैसे होता है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इन द न्यूरॉन्स थ्रू द पोटेंशियल चेंज, कि पोटेंशियल चेंज करके किस तरीके से एक्सॉन्स के अंदर, एक न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन्स हैं वो किस तरीके से चेंज करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन के टर्मिनल है। तो इससे पहले बड़े जो भी न्यूरॉन्स थे उसके एक्सॉन टर्मिनल्स थे, उन्होंने इसको स्टिमुलस दिया और वो स्टिमुलस किस तरीके से इस एक्सॉन टर्मिनल तक जाकर दूसरे जो यहाँ से न्यूरॉन स्टार्ट होगा, यहाँ से जो फर्स्ट न्यूरॉन आया था उसने इस न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स या फिर स्टिमुलस दिया, इसलिए ट्रांसफर होकर वो ये सेकंड लगा लो। अब आगे जो थर्ड न्यूरॉन इसके साथ जुड़ा हुआ उसको ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ से किस फॉर्म में जाता है थर्ड तक, वो जाता है इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में, और फर्स्ट से सेकंड की को मिलता है वो केमिकल की फॉर्म में जो साइनेप्सिस के थ्रू आता है। तो इस बात को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपने माइंड में सेट करो कि ये जो एक एक्सोन है वो दूसरे एक्सोन को केमिकल्स की फॉर्म में इंपल्स देता है, लेकिन जो इंपल्स आया है केमिकल्स की फॉर्म में वो स्टिमुलस या इंपल्स अब एक्सोन इस जो ये जो न्यूरॉन्स है इस विद इन न्यूरॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर करता है। तो आप इस बात को अच्छे से रिवाइज करें। तो किस तरीके से करता है हम ये देखते हैं। जैसे ही रिस्पॉन्स होता है, इन ए रिस्पॉन्स टू ए सिग्नल द सोमा एंड ऑफ एक्सोन बिकम द डीपोलराइज। जहां से भी चेंज आना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन ये होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके आयनिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वो आयंस क्या है, होता क्या है कि नॉर्मल अंदर तो नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं और बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं। ये हमारी सेल का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्ट में होती है जब हमारी वो सेल, तो ये होता है नॉर्मल। अब जैसे ही यहाँ पर इंपल्स आया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है कि बाहर नेगेटिव हो जाते हैं ज्यादा और अंदर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इस कंडीशन को डीपोलराइजिंग। इनसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे और आउटसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे हम डीपोलराइजिंग। क्यों होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस है वो चेंज हो गया है, तो इसको हम डीपोलराइजिंग कंडीशन बोलते हैं। आपको याद रखना है कि डीपोलराइजिंग में इंटरनल क्या होंगे, इनसाइड द सेल बॉडी, इस एक्सोन के अंदर की बात है, ये इस एक्सोन के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से है कि नॉर्मल जब ये पहले विदाउट स्टिमुलस था तो बाहर पॉजिटिव ज्यादा थे, अंदर नेगेटिव ज्यादा थे। जैसे ही स्टिमुलस आया वो एक्सचेंज हुए कि बाहर नेगेटिव हो गए और अंदर पॉजिटिव हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजिंग। तो इसी को कहा ना कि इन द रिस्पॉन्स टू ए सिग्नल द सोमा एंड ऑफ एक्सोन बिकम द डीपोलराइज। क्या होंगे, पहले वो डीपोलराइज होंगे। अब वो डीपोलराइजिंग आगे क्या करेगा, स्प्रेड करेगा डाउन द एक्सोन। डाउन द एक्सोन का मतलब होता है कि एक्सोन में पीछे की तरफ इस तरीके से कि डेंड्राइट से वो एक्सोन टर्मिनल्स तक जाएगा। Meanwhile, the first part of the membrane repolarized because sodium channels are inactive and additional potassium channel have opened. The membrane cannot depolarize again. आपको ये मत याद रखना, आप ये मत याद रखना कि इसके अंदर सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज कैसे होता है। आप सिर्फ इतना याद रखना कि जो अब आगे ट्रांसमिशन हो गया है तो आगे में एक्सचेंज हो जाएगा कि आगे वाले में जो आगे वाले मेम्ब्रेन है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस अंदर आ जाएंगे और नेगेटिव से बाहर चले जाएंगे। लेकिन जो पहले वाली मेम्ब्रेन थी वो नॉर्मल केस में आ जाएगी, जैसे नॉर्मल होती है पहले कि अंदर नेगेटिव आयंस ज्यादा है बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, वो रिपोलराइज होगी।
और वो आगे वाली मेम्ब्रेन अब डिपोलराइज होगी। फिर एक्शन पोटेंशियल आगे इसी तरीके से चलता रहता है, ये आगे मूव करेगा तो ये डिपोलराइज हो जाएंगी, ये रिपोलराइज हो जाएंगी और ये फिर रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाएंगी, जो रेस्टिंग में नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं। रिपोलराइजिंग और रेस्टिंग है वो नॉर्मल एक जैसी ही बात होती है कि एक्सचेंज हो जाता है उनके अंदर आयंस का, फ्लो ऑफ आयंस होता है इसके अंदर की, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। सोडियम और पोटेशियम की छोटी सी बात आती है एक, वो बता देती हूँ मैं आपको, वैसे आपके लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी बता देती हूँ मैं। एक आता था 32 नोकिया, वो याद रख लेना, NOKIA। तो उसमें क्या आता था, आप इस तरीके से याद रखो कि 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम इन। ए का कोई मतलब नहीं होता, के से होता पोटेशियम। केमिस्ट्री में सबको पता होगा कि के डिनोट्स करता है पोटेशियम को, और एन से याद रखना Na सोडियम को डिनोट करता है। तो सोडियम के 3 आयंस हैं जो वो बाहर चले जाते हैं और पोटेशियम के 2 आयंस हैं जो वो अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और कोई मतलब नहीं होता है इनका कि यहाँ पर सोडियम के ज्यादा गए हैं बाहर तो सोडियम बाहर क्या कर देगा, पोलराइजिंग कर देगा। नॉर्मल केस में यही होता है कि बाहर पॉजिटिव इसलिए ज़्यादा होते हैं कि बाहर सोडियम ज़्यादा होता है और अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। लेकिन कंपैरिजनली क्या होता है कि वो सोडियम से कम होता है तो नेगेटिव शो कर देते हैं हम उसको। आयंस नेगेटिव नहीं होते, फ्लो इनका बैलेंस जो होता है उसके कंपैरिजन में वो बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव आयंस बाहर ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई कि वो बाहर पॉजिटिव मेम्ब्रेन दिखाते हैं और अंदर नेगेटिव दिखाते हैं। तो ये सोडियम और पोटेशियम के बारे में था। यही कहानी कि बिकॉज सोडियम आयन चैनल इनएक्टिव एंड द एडिशनल पोटेशियम आयन चैनल ओपन, तो अंदर क्या आ जाएंगे, पोटेशियम ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये क्या है, डिपोलराइजिंग। एक्शन पोटेंशियल फिर क्या करेगा, रेस्ट डाउन द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से क्या करता है ये यहाँ पर एक्सॉन के टर्मिनल्स तक इस तरीके से जो भी स्टिमुलस है उसको पहुंचा देता है। तो ये फ्लो ऑफ information, flow of stimulus, flow of response from the dendrons to the axon terminals in the form of the electric impulse। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स हुए तो इसके थ्रू यहाँ पर पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल्स तक तो आ गया। अब एक्सॉन टर्मिनल से वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन्स किस फॉर्म में जाता है, वो केमिकल की फॉर्म में जाता है जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। तो ये है कम्युनिकेशंस बिटवीन द न्यूरॉन्स। इंफॉर्मेशंस नीड टू बी पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर, दिस हैपन एट साइनेप्सिस। ये कहाँ होगा, साइनेप्सिस के बीच में, किसके, एक्सॉन टर्मिनल और इसके डेंड्रॉन्स आपस में जुड़ेंगे और वहाँ पर ये साइनेप्सिस है और यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होंगे। दैट्स वाई हम बोलते हैं इसको कि केमिकली ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को। When nerve impulse reach the terminal bottoms of the axon, chemical known as the neurotransmitter are released into the synaptic cleft। इस स्पेस को बोलते हैं हम synaptic cleft। ये जो स्पेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। और यहाँ पर एक्सॉन के टर्मिनल्स केमिकल रिलीज कर देंगे, डेंड्रॉन्स रिसीव कर लेंगे और वो इंफॉर्मेशन आगे डेंड्रॉन्स में पास हो जाएगी। तो आपको इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि कैसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कैसे इलेक्ट्रिकल से इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है। इसके साथ साथ होता है कि जो ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसके अंदर मैनिंग्स होती हैं, जो लेयरिंग हम बोलते हैं। तो वो अलग तरीके की लेयरिंग होती हैं, तो उनके नाम दिया जाता है मैनिंग्स। तो मैनिंग्स आर द 3 मेम्ब्रेनस लेयर दैट कवर एंड प्रोटेक्ट बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 मेम्ब्रेनस लेयर होते हैं जिनको हम मैनिंग्स बोलते हैं। कौन सी होती हैं, डूरामेटर, आर्केनॉइड एंड पायामेटर। तो इसको याद रखना, बाहर वाली डूरामेटर, इन बिटवीन आर्केनॉइड और अंदर वाली पायामेटर। डूरामेटर का कहाँ होती है, आउटर मोस्ट मैनिंग्स होती है। कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। आपको इतना याद नहीं रखना, सिर्फ आपको याद रखना कि डूरामेटर होती है और डूरामेटर आउटर मोस्ट मैनिंग्स होती है। मिडल लेयर जो या मिडल मैनिंग्स जो होती है वो आर्केनॉइड्स की होती है, वेब लाइक होती है, जैसे जाल होता है ना आपस में कनेक्टिव टिश्यूज का, इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है।
बट इसके अंदर क्या होते हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। और पाया मैटर जो होता है वो थिनेस्ट लेयर होती है और इनसाइड होती है, अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो पाया मैटर होती है। ये देखो, ये ब्रेन है हमारा, इसके अंदर मैनिंग्स होती हैं जो कवरिंग होती हैं, पाया मैटर, ये पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड द आर्कनॉइड। ड्यूरा मैटर आउटर साइड, इसके बाद क्या आती है आर्कनॉइड, और अंदर की तरफ क्या होती है पाया मैटर। ये है ब्रेन के अंदर। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है कि बाहर ड्यूरा मैटर, बीच में आर्कनॉइड और अंदर की तरफ पाया मैटर। ये स्ट्रक्चर होती है स्पाइनल कॉर्ड की। तो दोनों के अंदर मैनिंग्स इस तरीके से होती है। ये तो था हमारा सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के बारे में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। हम बात करते हैं पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस कंसिस्ट द बोथ सोमैटिक एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक भी होता है और ऑटोनॉमिक भी होता है। टेकन टुगेदर दीज सिस्टम्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी to the brain and ensure that signals sent from the brain are transmitted to the other area of the brain। अब क्या होता है कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो डिफरेंट एरियाज को देनी है बॉडी के अंदर से, ब्रेन से ले जाकर उन सिग्नल्स को वहाँ पर इंश्योर करना है कि उन एरियाज में वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जाएगी। तो पीएनएस का काम होता है। पीएनएस में और क्या काम है कि कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन एंड द लिम्स ऑफ स्किन, इन सबको करना है, आपस में कनेक्ट करवाना है ब्रेन के साथ। अलाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द अदर एरिया ऑफ द बॉडी, कि बाहर जो हमारी बॉडी के पार्ट हैं, अगर हमें यहाँ पर कुछ होता है, कोई भी चेंज आता है हमारी बॉडी के अंदर यहाँ से, तो ब्रेन तक कैसे जाए और स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे जाए। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलकर हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो रही है, ये येलो कलर में दिखाई है, दैट आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और क्या करते हैं ये, कैरी सेंसरी एंड द मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इन्फॉर्मेशन लेके आना है, वहाँ तक लेकर जहाँ इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेकर आना है, तो सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन हैं। जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स हैं उनकी बॉडी को, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। रेगुलेट इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड द ब्रीदिंग, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, दैट्स आर द इनवॉल्यूंटरी, जो हमारी इच्छा के साथ नहीं चलते हैं। हम हमारे जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन को नहीं रोक सकते हैं, हम हमारे हार्ट बीट्स को नहीं रोक सकते, ना ही रेगुलेट कर सकते हैं, कि ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। जो एक नॉर्मल रेट होता है वो उसी तरीके से चलता है। तो वो एक्शंस जो हम रेगुलेट नहीं कर सकते अपने विल के अकॉर्डिंग, जैसे हमें चलना है तो हमारी विल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम डाइजेशन के प्रोसेस को हमने खाना खा सकते हैं विल के अकॉर्डिंग, लेकिन खाने का डाइजेशन जो है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर से जो पार्ट्स हैं, फिर थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर सीएनएस है, सीएनएस के दो आगे जाकर पीएनएस होता है। सेंट्रल जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, सेंसरी और मोटर टाइप के भी होते हैं, उसके अंदर ऑटोनॉमिक भी हैं, सोमैटिक्स हैं, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो इसके आगे पार्ट्स होते हैं वो हमने आपको पहले दिखाए थे, उसके जैसे ही हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और पेरिफेरल। बात करते हैं हम उसके अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमस के अंदर, पेरिफेरल के अंदर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पेरिफेरल नर्व फाइबर्स होते हैं दैट कैरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन और सेंसेशंस फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द सीएनएस। ये क्या करेंगी, सोमैटिक जो बॉडीज होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लाकर उन ऑर्गन्स तक देंगे, और ऑर्गन से ले जाकर उनको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देंगी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर क्या होती हैं, मोटर नर्व फाइबर्स होती हैं दैट एग्जिट द ब्रेन टू कैरी कमांड फॉर द मूवमेंट टू द स्केलेटल मसल्स। मोटोर नर्व इम्पल्स क्या करती हैं कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेकर जाकर उस स्पेसिफिक टिश्यू या फिर ऑर्गन्स तक को देगी। यहाँ पर कहा है कि स्केलेटल मसल्स को, ये स्पेसिफिक डिफाइन किया है कि वो स्केलेटल मसल्स को देती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अपॉन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हमने किसी गर्म चीज को छू लिया है तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो क्या करेंगी, इस इंफॉर्मेशन को हमारे हेड तक लेकर जाएंगी, ब्रेन तक लेकर जाएंगी इस इंफॉर्मेशन को कि वहां पर हीट है। अब ब्रेन क्या करेगा कि मोटर नर्व्स के थ्रू वो क्या करेगा, कमांड करेगा हाथ की मसल्स को कि आप अभी पीछे हट जाओ। तो ये प्रोसेस होता है सोमैटिक नर्व सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का। कि ऑटोनॉमस में क्या है कि वो नर्व फाइबर्स वहां तक गए हैं, ये प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस टेकन लेस देन 1 सेकेंड टू कंप्लीट
The nerve cell body that carries this information often lies within the brain or spinal cord and project directly to the skeletal muscles. तो skeletal muscles तक ये information लेके जाना और उनको ये कमांड देना कि आप वहाँ से हाथ हटा लीजिए या वो मसल्स फंक्शन करें कि आप पीछे हट जाइए, तो ये प्रोसेस किया जाता है सोमैटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू, जो ऑटोनोमिक का पार्ट है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है कि कंट्रोल करता है पीएनएस के साथ साथ। ऑटोनोमस में आता है कि बॉडी है जो बॉडी के इनर ऑर्गन्स हैं जो दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। किस तरीके से करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द एंट्रिक नर्वस सिस्टम। Some of different activities controlled by the ANS autonomic nervous system include the heartbeat, digestion, subconsciousness, breathing, blood pressure and the sexual arousal। हार्टबीट को कंट्रोल करना, डाइजेशन को, हमारी ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को, सेक्सुअल अर्ज को, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिंपैथेटिक और द एंट्रिक नर्वस सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो से याद रखो कि जो अपने आप होता है, जिसको हम नहीं रेगुलेट करते हैं। तो ऑटो में क्या होता है? सेल्फ। तो इसको बॉडी सेल्फ रेगुलेटेड तो नहीं होता, लेकिन हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं, बट ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ये याद रखिए। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के 2 नाम और दिए जाते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाता है और इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है। नर्वस सिस्टम लगा लो या फिर हार्मोन्स लगा लो। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। जब आपको एकदम से भागना है या फिर आपको एकदम से लड़ना है, जब हम या तो भागते हैं या फिर हम लड़ते हैं, तो हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। तो उन एक्टिविटीज के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके लिए प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हम रिलैक्स स्टेट में हैं, डाइजेशन का काम है वो अपने आप चलता रहेगा स्मूथली, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, या फिर जिस तरीके से चल रहा है, तो रिलैक्स्ड फॉर्म में बॉडी को या फिर उन एक्टिविटीज को स्लो डाउन करने के लिए कि जो सिंपैथेटिक या फिर एक टाइम पर हो चुकी हैं, जो हाई कंडीशंस में है, फाइट और फ्लाइट मोड में हो चुकी हैं वो कंडीशंस, उनको लो करने के लिए, स्लो मैनी हाई एनर्जी फंक्शंस, उनको स्लो करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। ये सिंपैथेटिक क्या करता है कि एकदम से इंटेंसली हमें जब कोई फंक्शन करना है तो उसके लिए हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तैयार करता है हमारी बॉडी को, और उस कंडीशंस के होने के बाद उसको स्लो डाउन करने का काम है जो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ये देखो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? आईज की जो प्यूपिल्स होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, और सिंपैथेटिक क्या करता है? डायलेट्स, फैला देता है। पहले हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं, उसमें हार्ट बीट को ज़्यादा तेज कर देगा, बीट फास्टर, स्ट्रॉन्गर, क्योंकि एनर्जी की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए हमारी बॉडी को उस टाइम पर। लंग्स में क्या होगा? लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो रिलैक्स एयरवेज और विच लेट्स यू ब्रीथ मोर डीपली, जल्दी जल्दी सांस लेंगे हम, क्योंकि उससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, डाइजेशन जल्दी होगा, और उसी से क्या हार्ट बीट तेज हो रही है, और डाइजेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा उस टाइम के लिए, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, उसका जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी एनर्जी को यूज करना है। मसल्स में क्या होगा कि इंक्रीज कर देंगे ब्लड के फ्लो को, और स्केलेटल मसल का फंक्शन है जो वो भी हाई हो जाएगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या कर देगा? उसका उल्टा कर देगा सबका। यहाँ पर डायलेट्स द प्यूपिल, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट, रिलैक्स में आएंगे, यहाँ पर स्लो डाउन बीट होगी, यहाँ कंस्ट्रिक्शन एयरवेज होंगे, नॉर्मल चलता है जो स्टिमुलेट डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पर ब्लड फ्लो को क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये अपोजिट फंक्शंस करते हैं। सिंपैथेटिक जो इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारा बॉडी सिस्टम कंट्रोल करता है, दैट आर सिंपैथेटिक, और इनके अपोजिशन में पैरासिम्पैथेटिक जो नॉर्मल कंडीशंस में हमारी बॉडी करती रहती है। यहाँ पर आप बात करते हैं आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम के और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। सोमैटिक में क्या होता है कि वॉलंटरी फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर इनवॉलंटरी, ऑटो मीन्स अपने आप, जो हमारी इच्छा के साथ नहीं होते, इनवॉलंटरी फैक्टर्स। यहाँ क्या करेगा कि सिग्नल मोटर नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द टारगेट ऑर्गन।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी न्यूरॉन्स निकलेंगे वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और वो क्या करते हैं सोमैटिक सिस्टम में पार्ट लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली 2 न्यूरॉन्स विद द सिनेप्सिस बिटवीन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द टारगेट ऑर्गन्स। यहाँ पर जो होते हैं वो सिनेप्सिस फॉर्म बनाते हैं, 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर और सिनेप्सिस की फॉर्म करते हैं। यहाँ गैंग्लियन स्ट्रक्चर्स होती हैं, अनब्रांच्ड ग्रुप ऑफ द नर्व्स। न्यूरोट्रांसमीटर ऑलवेज स्टिमुलेटरी होता है, यहाँ पर स्टिमुलेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। स्टिमुलेटरी होता है किसी चीज़ को एक्टिव करना। एसिटाइल कोलिन रिलीज एट सिनेप्सिस, जो हमने वहाँ पर आपको कहा है कि केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन सिनेप्सिस के अंदर। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन और नोरएपिनेफ्रिन, एनी का मतलब होता है नोरएपिनेफ्रिन, वो रिलीज होता है सिनेप्सिस के अंदर। ये डिफरेंसेस हैं इनके। सोमैटिक में नो फायरिंग एट रेस्ट, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आता है। बेसलाइनिंग फायरिंग होती है, स्पीड अप व्हेन स्टिमुलेटेड। इफेक्टर एट रेस्ट इज फ्लैसिड, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके लेवल के नहीं है। तो हम एक बार समराइज करते हैं नर्वस सिस्टम को कैसे है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं जो वो सीएनएस के अंदर आती हैं। पेरिफेरल में जो सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व फाइबर्स निकलकर टिश्यूज या ऑर्गन्स तक जाती हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक में फिर 3 टाइप्स के जो सिस्टम है वो हम देखते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, और इनके साथ कई बार एंट्रिक की भी देखते हैं। एंट्रिक क्या का मतलब होता है, एंट्रिक्स या फिर एंट्रिक, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। सोमैटिक में क्या आता है, हमारे जो हमारी मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं वो आती हैं यहाँ पर। तो ये नर्वस सिस्टम का समराइज फॉर्म है। तो हम इसके अंदर एक एक्शन और आता है, रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी हमने इस प्रोसेस में पढ़ा है तो उसमें एक प्रोसेस और आता है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन एक्शन, एकदम से जो एक्शन हुआ है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action is an autonomic, rapid, spontaneous, protective, quick response or reactions to a stimulus without being under control. जिसको हमने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, इतनी देर में हमने वो रिस्पॉन्स भी कर दिया, तो वो एक रिस्पॉन्स या फिर एक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज होता है, जिसको हम सोचते हैं तो हमें याद आता है कि हमने शायद अपनी आंखों को झपकाया है, लेकिन ये हमारी विल में नहीं होता और इसको चलती रहती है। टचिंग ए फ्लेम, जब हम किसी गर्म फ्लेम को टच करते हैं तो इतनी देर में हमारा हाथ पीछे भी कर लेते हैं। एंड देन विथड्रॉइंग हैंड, और हाथ को पीछे करना, तभी हाथ को पीछे करना, सोचने से पहले हमारा हाथ पीछे होता है। तो वो जो एक इमीडिएटली ऑटोनॉमिक, रैपिड, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है, दैट इज द रिफ्लेक्स। इन जनरल अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव पाथवे टू प्रिवेंट एनी इंजरी। दिस एक्शन रिस्पॉन्स प्रिवेंट पेन। पेन के टाइम पर ये जो एक्शन हम दिखाते हैं, दैट आर द रिफ्लेक्सेस। एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। जब हम हंग्री होते, भूखा होते हैं, हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। जब हम किसी फ्लेम को टच करते हैं, नीडल को टच करते हैं, किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तभी हमारे हाथ क्या पीछे चला जाता है। वह लाइट एक्ट एज ए स्टिमुलस, प्यूपिल जो हमारी आइज के है वो साइज चेंज करती है। जैसे हम बहुत अंधेरे से बाहर की रोशनी में आते हैं तब भी आइज हमारी प्यूपिल का साइज चेंज करती है। बहुत रोशनी से जब हम अंधेरे में जाते हैं तो इन दोनों ड्यूरेशंस में हमें एक टाइम ऐसा आता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। उस टाइम पे हमारी जो आइज होती हैं, उन आइज के अंदर प्यूपिल का साइज चेंज हुआ होता है और विद इन सडन वो चेंज हो जाता है। तो ये जो एक्शंस होते हैं वो ऑल दीज एक्शंस आर द रिफ्लेक्स एक्शंस। सडन विड्रॉल ऑफ द लेग व्हेन पिक्ड बाय ए पिन, जैसे हमें पिन लगती है, हमारे पैर का, हमारे हाथ का एकदम से वहां से हट जाना। कफिंग, छींक आना, स्नीजिंग, छींक आना, कफिंग आता है खांसी आना, बिकॉज ऑफ द इरिटेशन इन द नेजल पैसेज। जैसे हमें नाक में खुजली होती है तो हमें एकदम से छींक आती है। वो सभी प्रोसेसेस जो होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। These all questions arise the concept of reflex arc. ये सभी questions का आंसर है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। एक्शन तो ये जो इमीडिएटली से हम एक्शन या फिर प्रोसेस जो हम करते हैं, दैट आर द रिफ्लेक्स एक्शन।
आर्क क्या होता है कि ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे। जैसे कि हमने ये स्टिमुलस था कि गर्म पतीला है, गर्म टंसिल्स है, इसको हमने यहाँ से छुआ तो ये स्टिमुलस की फॉर्म हुई। ये स्टिमुलस हमें मिला, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है स्टिमुलस हमें, हीट में, कोल्ड में, पेन में, तो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। सेंसेशंस जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, देखने से हमें, हमारी आईज से, ईयर से, नोज से, स्किन से, तो किसी से भी मिल सकता है, टंग से। तो इस फॉर्म में जाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम एफरेंट पाथवे। हमेशा जब वो ब्रेन के पास गया है, ब्रेन के अंदर जा रहा है, तो वो होगा एफरेंट, और जब वो ब्रेन से निकलेगा उसको बोलेंगे हम ईफ्रेंट। ई मीन्स एग्जिट, इस तरीके से याद करो, ए मीन्स आना और ई मीन्स एग्जिट। तो ये एफरेंट पाथवे के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाना चाहिए था, लेकिन ब्रेन से पहले हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आती है, और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनके लिए कमांड हमेशा हमारा स्पाइनल कॉर्ड देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास आया, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको तभी से इफेरेंट पाथवे के थ्रू उस हैंड को की मसल्स को ये स्टिमुलस, ये इफेक्टर दे दिया कि आप वहाँ से अपना हाथ डालिए। यहाँ से एकदम से हमारे बाइसेप्स जो होते हैं वो फ्लैक्स कर जाते हैं और हाथ हट जाता है। तो ये जो प्रोसेस था, ये रिस्पॉन्स का आना, एफरेंट पाथवे के थ्रू जाना, स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स शो करना, और इतनी देर में इफरेंट के थ्रू उस रिस्पॉन्स को आना, और रिस्पॉन्स के थ्रू उस हैंड का पीछे हो जाना, ये पूरा प्रोसेस जो है ये है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये पाथवे जो है, प्रोसेस इज एक्शन एंड पाथवे इज रिफ्लेक्स आर्क, बोथ आर डिफरेंट। एक्शन पूछेगा तो आप उस प्रोसेस को एक्शन बोलोगे, अगर आपसे आर्क पूछ रहा है, रिफ्लेक्स आर्क, तो आप उस पैसेज को बोलोगे जिस पैसेज के थ्रू वो गया है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। ये देखो कि आपने क्या किया, पेन रिसेप्टर इन द फिंगर, फिंगर को यहाँ पेन हुआ, ये इसके डेंड्रॉन्स थे, उनके थ्रू ये यहाँ से सेंसेशन गई। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरीज नर्व इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी लेकर जाएंगी या फिर एफरेंट लेके जाएंगी, दोनों चीज़ों का नाम एक ही है, या तो आप एफरेंट लिख दो या फिर यहाँ पर आप सेंसरी लिख दो। स्पाइनल कॉर्ड ने वहाँ पर क्या किया, रिसीव किया, उसको कनेक्टिंग किया, नर्व कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी टू द मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, इसको उस हैंड तक जाएंगी वापस से इंफॉर्मेशन लेकर। मोटर न्यूरॉन्स कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल, और वो मसल्स क्या करेंगे, अब बेंड डाउन हो जाएंगे और अपने हाथ या फिंगर्स को वहाँ से हटा देंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस इज रिफ्लेक्स एक्शन, पाथवे इज रिफ्लेक्स आर्क। ये देखो पाथवे, स्टिमुलस रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया, चाहे वो स्किन है, कोई भी हो सकता है, ईयर, आइज, नोज, स्किन, टंग, कोई भी। सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गए, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, मोटर न्यूरॉन्स वहाँ से लेकर आए और इफेक्टर ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। दिस इज द रिफ्लेक्स पाथवे और रिफ्लेक्स आर्क। ये आपके लेवल पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स है उसके लिए इनफ है। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें क्या समझ नहीं आया, कैसा है, तो कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। अभी जो 10th क्लास के बहुत से टॉपिक्स हैं बायो से रिलेटेड, वो धीरे धीरे करके मैं एक करके डाल रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अगेन।